जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी हमने देखा है कि बहुत सारी जो मज़हबी तंज़ीमें हैं, जो मदारिस हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलती हैं, वो 4 ऐसी चीज़ें पढ़ाती हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंतहापसंदी है, जो रेडिकलाइज़ेशन है, ये हो रही है। और ये 4 चीज़ें अगर बंद नहीं होती तो खतरा ये है कि मज़ीद 4 ये जो मामलात हैं वो ख़राब होंगे। और ये मैं 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ आज। आई एम नॉट अ रिलिजियस स्कॉलर एट ऑल, बट मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ से, और वो देख के मुझे पता चली। मैं कुछ मज़हबी स्कॉलर्स को सुन रहा था, मज़हबी जो लोग हैं, जो मॉडरेट हैं मज़हबी स्कॉलर्स, उनको सुन रहा था और उनसे हमने ये क्रक्स निकाला कि ये चीज़ें जो हैं अगर हम इनको फ़ॉलो करते हैं, तो हम एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और ये 4 चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें बंद ना हुई तो जो मदरसे में पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में बताई जाती है, जो रिलीजियस थॉट है, असल प्रॉब्लम ये है कि जो मुस्लिम रिलीजियस थॉट है, अगर ये इसी तरह रहा तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मज़ीद रेडिकलाइज़ेशन होगी, मज़ीद मामलात ख़राब होंगे और टीएलपी और जैसी और बहुत सारी और तंज़ीमें जो हैं और बहुत सारे जो मुसलमान हैं, वो मुश्किल में फँस जाएँगे और उनको सही इस्लाम का पैगाम नहीं पहुँचाया जा रहा, पहली चीज़। पहली चीज तो ये है कि मुसलमान जो है, ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है, ये जो रियासत हमारे सामने, स्टेट हमारे सामने वजूद में है, वो समझते हैं ये क्राइम है, ये कुफर है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा, इस्लाम किस चीज की इजाजत देता है ये भी तो बात में बात करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है, और आपको पता है ये मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम है, ये 1945 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद एंड हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को में कॉल आई, फिर वहां पे कौम मुतहदा बना और फिर वहां पे ये फैसला हुआ कि स्टेट किस तरह होनी चाहिए, यूएन चार्टर डेवलप हुआ। तो वहां पे ये फैसला हुआ कि मॉडर्न नेशन स्टेट बनेगी और वो नेशन स्टेट सॉवरेनिटी की बुनियाद पे होगी, कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेगा। मुसलमान जो इस्लामिक थॉट है, जो मदरसा है, जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो रियासत के जो लोग हैं, ये जो हमें ये इस्लामिस्ट जो है वो हमें ये चीज बताते हैं कि ये चीज बिल्कुल क्राइम है। सो इट मीन्स कि जो कंटेम्परेरी कंस्ट्रक्ट है ग्लोबल सिस्टम का, ये उसी से नेगेट कर जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली इज नॉट अ इज नॉट समथिंग वेरी पॉजिटिव, और जिसकी वजह से हमारा हमारा और मगरब का और हमारा और वेस्ट का और हमारा और इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमेशा क्लैश रहता है, मुसलमानों का क्लैश रहता है। वो लोग जो रिलीजियस थॉट में ये चीजें पढ़ाते हैं, मदरसों में पढ़ाई जाती है, सियासी मूवमेंट्स में, जो अलकायदा ने पढ़ाई, जो आईएस ने पढ़ाई, जो तालिबान ने पढ़ाई और बहुत सारे और लोगों ने पढ़ाई, जो इवन के जो मेन स्ट्रीम इस्लामिक पार्टीज हैं जो इस वक्त रूल कर रही हैं बहुत सारे मुल्कों में, या उनका पार्शियली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, वो भी। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये कहते हैं कि जो मुसलमान है, उनके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए खिलाफत। अच्छा, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम क्राफ्ट हुआ है, जिस तरह भी क्राफ्ट हुआ है उसके देखें, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, जो बैनुल अक़वामी कवानीन होते हैं, वो पावरफुल ममालिक ही डिटर्मिन करते हैं। वो ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। तो जिस ममालिक, जिन मुल्कों ने ये क्राफ्ट किए हैं, उन्होंने बेसिकली तो वो कहते हैं ये फेयर प्ले है। सो हमें इस चीज को समझना है कि वो जो खिलाफत सिस्टम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद आई, वो दोबारा नहीं आ सकती, वो मुमकिन नहीं है। और अगर मुमकिन है तो वो किस तरह मुमकिन है, वो उसका कोई कंस्ट्रक्ट बना के दिखाएं और उसको इंप्लीमेंट करें, जो कि मुमकिन नहीं हो सकता। सो ये जो चीज पढ़ाई जाती है कि हमें खिलाफत चाहिए, हमें खिलाफत चाहिए, ये चीज जो है ये बड़ी गलत है। अगर हमने ये रेड खत्म ना की तो जो लोग रेडिकलाइज होते हैं, जो इस आइडिया से इंप्रेस होते हैं, फिर वो सिर्फ, कई लोग तो होते हैं कि वो जो सुन के खामोश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ ये होना चाहिए, लेकिन हमें जो जिंदगी का निजाम है उसी के मुताबिक चलेंगे। कुछ लोग हैं वो इसके लिए स्लोली स्लोली एफर्ट करते रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो वाकई इसमें घुस जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें हमें बाय फोर्स, बाय हुक और क्रुक हमें इस चीज को इंप्लीमेंट करना है और हमें खिलाफत लेके आनी है। दैट क्रिएट्स वायलेंस, वहां पे वायलेंस आता है। और जो रिलीजियस थॉट है, ये जो मदरसे में और ये हर मदरसों में पढ़ाया जाता है, और ये रिलीजियस थॉट की ऑब्वियसली एक वी नीड टू स्टॉप दिस, अगर हम वाकई एक नॉर्मल जिंदगी चाह रहे हैं। देन एक और बड़ा अहम पॉइंट है
دس از ناٹ، یہ میرے سارے پوائنٹس نہیں ہے، میں نے ریسرچ کی اور میں نے کچھ اسکالرس کو سنا اور وہاں سے یہ میں لے رہا ہوں، تاکہ بٹ آئی وانٹ کہ زیادہ سے زیادہ پھیلے لوگوں تک بات پہنچے، تاکہ لوگ جو ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو امپلیمنٹ کر سکیں. تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو اسلامک ریلیجس تھاٹ میں چیز پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں اور پولیٹیکل موومنٹس میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو نان مسلمز ہیں یہ ہمارے انڈر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جب ہمارے پاس پاور آئے گی، جب ہمارے پاس طاقت آئے گی، تو ہم ان کو اپنے انڈر لے آئیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نان مسلم شوڈ بی آر سبجیکٹس، اور ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جب کہ جی اب ہمارے پاس ہم طاقت میں آئیں گے تو ہم ان کو اپنے کنٹرول میں لے کے آئیں گے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ویری مچ ایکسیپٹیبل. یہ تو نہیں ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. نان مسلمس پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں. اب اگر آپ ان کی ایگزسٹنس کو اور ان کو ہی ڈینائی کرتے رہیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے ابھی تو وقت ہے، ابھی تو مغرب چھایا ہوا ہے، ابھی تو ویسٹ چھایا ہوا ہے، یا اور دوسرے ممالک جو ہیں، تو وہ ایک وقت آئے گا ہمیں ان کو ختم کرنا ہے، یا ہمیں ان کو اپنے نیچے لے کے آنا ہے اور ہمیں ان کا رول ختم کرنا ہے. تو یہ جو پوائنٹ ہے اٹ سیلف از اے ویری ٹربل میکنگ پوائنٹ. اور یہ ہر جگہ یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، یہ بولا جاتا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے ایک ہیجان پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر کہ نہیں، ہمارا ٹائم آئے گا، ہمارا زمانہ آئے گا، ہمارا وقت آئے گا، جو وقت آئے گا وہ اس میں ہمیں اپنا کنٹرول کرنا ہے، ہمیں رول اسٹیبلش کرنا ہے. جو چوتھی بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام پہ ہے اور وہ اسلام چھوڑ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو ہے وہ سزا موت ہے. اور یہ ہمارے پاس حق ہے کہ ہم یہ کر سکیں، جسے اپوسٹیسی کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں. اگر ایک بندہ اسلام پہ تھا تو اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مار دیا جائے. تو کیا مار دینا چاہیے، یا اس کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونا چاہیے، ایکڈیمک انکوائری ہونی چاہیے کہ اس نے کیوں اسلام چھوڑا، یا وہ اس راستے پہ تھا، وہ اس نے کیوں بہتر دوسرے راستے کو سمجھا. لوگوں کے پاس انٹلیکچوئل انکوائری کا حق ہے، لیکن یہ ہمارے اندر یہ پرسپیکٹو ہے کہ ہمیں لوگوں کو مار دینا چاہیے یا اس کو کسی کو قتل کر دینا چاہیے، جب تک یہ ہے یہ ہمیں چیزوں کو کہیں بھی راستے پہ لے کے نہیں چلے گا. یہ اگر ہم نے ٹیچنگ سٹاپ نہ ہوئی آپ کی ریلیجس پولیٹیکل موومنٹ میں، آپ کے مدارس میں، آپ کے جو ریلیجس پولیٹیکل تھاٹ کے لوگ ہیں ان کے اندر، تو سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم رہے گی، اور وہ تقسیم جو ہے وہ رہے گی. اچھا، اب ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ریاست کو ایک آلٹرنیٹ نیریٹو جنریٹ کرنا چاہیے. ریاست اس نیریٹو کو بائے تو اس طرح نہیں کرتی، لیکن ریاست اس نیریٹو کو کرٹیسائز بھی نہیں کر رہی، اور ریاست یہ بھی اس کے اگینسٹ ایک نیریٹو دے بھی نہیں رہی. اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریاست کا ایک نیریٹو ہے وہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے، کاؤنٹر نیریٹو جو ہم اس کی بات کرتے ہیں، یہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے یہ ہماری مدد کر سکتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ریلیجس موومنٹ، پولیٹیکل تھاٹ کے لوگ یہ اگر نہیں کریں گے. کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے، اور کاؤنٹر نیریٹو ماڈریٹ ہونا چاہیے، جس سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، جہاں پہ جو مدرسہ میں ہمیں جو پرابلم آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جو مدرسے کے اندر جو کریکلم ہے، جو وہاں پہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ تو بیسیکلی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف وہ چیزیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا کا جو کریکلم اور ایکڈیمک ڈسکورس ہے وہ یہ ہے کہ 12 سال تک کسی بھی بچے کو آپ براڈ بیسڈ ایجوکیشن دیتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ فرام فرسٹ گریڈ ٹو 12th گریڈ آپ کیا کرتے ہیں، آپ بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، انٹرفیتھ ڈائلاگ، انٹرفیتھ ہارمنی، آپ جنرل براڈ بیسڈ ایجوکیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 12 سال کی براڈ بیسڈ ایجوکیشن. 12 سال کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اب یہ سائنٹسٹ بنے گا، پی ایچ ڈی کرے گا، جو بھی اس نے کرنا، اسلامک اسکالر بنے گا، واٹ ایور ہی وانٹس. لیکن ہمارے مدرسے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 5-7 سال کے بچے کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں اور اسے ایک فقہ یا ایک اسکول آف تھاٹ مذہبی کی تعلیم دیتے رہتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں اس کے مقابلے میں.
एक बच्चा जिसने 5-7 साल की उम्र में सुना ही एक मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो दूसरे के साथ किस तरह, जिसको ये बताया गया कि दूसरा तो काफ़िर है, दूसरा तो बुरा है, तो वो कैसे तरक्की कर सकेगा? उसको तो पता ही नहीं है, उसकी तो वो तो क्रिटिकल एनालिसिस ही नहीं कर सकता। तो आपने जो बुनियाद रखी है मदरसा में, वो बुनियाद ही गलत है। सो 12 साल की जो ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन है, और वो होनी चाहिए। यही बच्चे कल को उलमा बनेंगे, मौलवी बनेंगे, और यही बच्चे जो है ये फिर सिविल सोसाइटी में आएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिविल सोसाइटी किस तरह की स्टैब्लिश होगी और किस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा। और एक जो बड़ी अहम बात है, विच आई बिलीव शुड बी पार्ट ऑफ आवर डिस्कोर्स, और उसको समझना चाहिए, और रियासत ने अपने आप को असर्ट ना किया तो हमारा मुआशरा मजीद तकसीम हो जाएगा। वो ये है, जो जुम्मा जुम्मा है, जुम्मे जो हम पढ़ते हैं जुम्मे वाले दिन, और वो जो जुम्मा का खुतबा है, वो उलमा के पास उसका लिटरेचर या सब्जेक्ट या उसकी वो क्या बोलना है, वो उलमा के पास नहीं होना चाहिए, वो रियासत के पास होना चाहिए। स्टेट को डिटर्मिन करना है कि जुम्मा किसने क्या होगा, जुम्मे में क्या पढ़ना है, जुम्मे में क्या लेसन आएगा, जुम्मे में क्या जो बातें आएंगी। अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है, अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 1 लाख मसाजिद है, मिसाल दे लो, ज्यादा होगी इससे, 1 लाख मसाजिद है, तो जो 1 लाख मस्जिद है उसमें हर जगह पे तो एक जगह सुन्नी, एक जगह शिया, एक जगह देवबंद, एक जगह अहले हदीस, एक जगह और, तो ये और तरह के स्कूल ऑफ थॉट। अब आप सोसाइटी को आप देख लें कि 1 लाख में से 25,000 अगर शिया हैं, 75,000 सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस बाकी हैं, तो वो हर बंदा तो अपनी मर्जी का बात सुना रहा है, जिसकी जितनी अकल है। और जुम्मे वाले दिन कौन सा हमें पता होता है कि जी जो फलां साहब जुम्मा दे रहे हैं इनका क्या लेवल है, इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। उसके सामने पीएचडी वाला भी बैठा हुआ है, उसके सामने मास्टर भी बैठे हुए हैं, उसके सामने अनपढ़ भी बैठे हुए हैं, और बंदा जो हमारे सामने है उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके सामने आगे सारे बैठे हुए झुक के, जी सलाम हो रहा है जनाब, ये हम जुम्मा पढ़। सो हमने ये बड़ा अनइवन जो एक एकेडमिक जुम्मा का जो डिस्कोर्स है वो हमारे पास आता है, और जिसको अगर हमने ना किया, रियासत ने अपने कंट्रोल में ना लिया जुम्मे को और जुम्मे के खुतबे को, क्या बात होनी चाहिए, रियासत फैसला करेगी, ये रियासत की तरफ से बात आएगी। तब आप, हम ये तो कहते हैं कि करिकुलम एक होना चाहिए, एकेडमिक डिस्कोर्स एक होना चाहिए, हमें जो तालीम है वो एक होनी चाहिए, लेकिन आप ये बताएं कि अगर जुम्मा वाला जो दिन है, वहां पे 1 लाख मस्जिद में हर आलम साहब जो अपनी मर्जी की कहा जो है वो मजहबी चीजें बता दे, जिसमें कोई पता नहीं कितना बायस्ड है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो पीछे क्या कर रहा था, तो रियासत कैसे रहेगी। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमें जो मदरसा में जो टीचिंग्स हो रही हैं, जो रिलीजियस थॉट हम पढ़ रहे हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट में चीजें हैं, ये सारी की सारी इसको रिविजिट करने की जरूरत है। अगर आपने अपने मॉडर्न मदरसा को मॉडर्न लाइंस पे स्टैब्लिश ना किया, और ये जो 4 चीजें हमने बताई हैं आपको कि ये भाई इसको ना अगर आपने रिफाइन किया, तो सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर तकसीम ज्यादा होगी, मुआशरा मजीद बटेगा, तकसीम होगा, जो कि ऑलरेडी डिवाइडेड है। सो द चैलेंज हम जो बात करते हैं ना, द रियल चैलेंज इज विद इन, असल चैलेंज अंदर है, बाहर नहीं है। इस वक्त हमें असल चैलेंज अंदर है। ये जो पोलराइजेशन हमारे अंदर होती है, टीएलपी नहीं है, वो मॉडर्न नेशन स्टेट को समझते नहीं है। टीएलपी देखे ना, अब उन्होंने क्या कहता होगा, फ्रांस का सफीर भेजते हैं, क्यों? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि फ्रांस का सफीर जो है, उससे हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें परवाही कोई नहीं है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होते हैं, हमने कौन कौन सी ट्रीटीज साइन की हुई हैं, हमने वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज क्या चीज है, यूएन चार्टर क्या चीज है, ग्लोबल जो ट्रीटीज में हम जाते हैं तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, उससे बाहर निकलने के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं भाई। इसी तरह ये खिलाफत नहीं है, ये जमहूरियत है, जमहूरियत का अपना एक अप्रेस है, रूल्स एंड लॉज एंड सिस्टम बना हुआ है। सो मेरा ख्याल है कि ये 4 चीजें अगर हम बंद कर दें, इनको रिफाइन करें और लोगों को बताएं कि भाई किस तरह की चीजें कंट्रोल होंगी, और जो थोड़ा सा सोल्यूशन भी देने की कोशिश की है, आई होप थिंग्स विल बी बेटर। बट दिस इज अ चैलेंज, एंड इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द नेशन एंड द कंट्री। नोबडी इज लुकिंग एट इट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। उसकी रीजन यही है कि हम इसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर रहे, और ये हम बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये सारे सियासी जो लोग हैं इनके अपने मसाइल हैं, और हर बंदा कोई चीज इस तरह के मजहबी प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये सारे फिर उलमा इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह। लेकिन अगर ये ना हुआ तो मामला तो बिगड़ते रहे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट
we need to start thinking seriously for